आपको स्क्रीन दिख रहा है राकेश जी? सर दिख रहा है, सर दिख रहा है सर। ठीक है, ये भूमि का प्रकार है, ये दीक्षित भूमि यानी स्क्वायर या रेक्टेंगल, यानी दिशाएं इसकी जो है वो परफेक्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये सही दिशा वाला प्लॉट है, इसे दिक्सूदी भूमि कहते हैं। और अधिक भूमि जिसका जो है दिशाएं जो है, आप देखे होंगे कि कॉर्नर कॉर्नर में यदि उत्तर आता है पूर्व आता है, जो भूमि की डायरेक्शन क्रॉस में हो, जैसे ये इस तरह से प्लॉट प्लॉट क्रॉस में हो जाता है, तो ये जो उत्तर दक्षिण जो चार दिशाएं जो होती हैं वो थोड़ी क्रॉस में चली जाती हैं, उसे अधिक शुद्ध भूमि कहते हैं वास्तु पौराणिक भाषा में। तो ऐसे भूमि, ये जो उसकी चारों जो दिशाएं हैं वो परफेक्ट नहीं होगी, थोड़ी क्रॉस में होगी। ये समझ में आ गया सर आपको? तो यस सर। तो इस तरह के भूमि में निवास करने से आपको तकलीफें आएंगी सर लेकिन इस समय 90% तो प्लॉट ऐसे ही है। हाँ, तो उसको फिर मोस्ट। उसका रेमेडियल पार्ट है, उसको दिक्शुद्धि में से शुद्ध बना शुद्धि करना होता है, दिक्शुद्धि करना होता है उस प्लॉट को। फिर अच्छा सर। वो प्रोसेस पूरा जो है वो यहाँ तो उतना डिस्कस नहीं हो सकता है, हम प्रैक्टिकली उसको फिर क्लास में देखेंगे उसको किस तरह से किया जाता है। तो ये ठीक है। हाँ, तो वो जो दीक्षित भूमि जो है उसमें निवास करने से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वास्तु पुरुष के वहां अंक कट जाएंगे वहां। ये देखिए, ये दीक्षित भूमि है जो स्क्वायर भूमि है, सही दिशा वाली भूमि है, उसमें वास्तु जो 45 देवता होते हैं उनका जो वास होता है वो इस तरह होता है। यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ सखी है, ये सारे देवता यहाँ दिए हुए हैं, ये वास्तु पुरुष का सर है यहाँ ईशान दिशा में। तो ये दीक्षित भूमि यानी जिसकी डायरेक्शन सही है उसमें वास्तु पुरुष जो है उसकी उसमें देवताओं की स्थिति इस तरह होती है। और ये प्लॉट हो गया अधिक शुद्ध। मान लो प्लॉट इस तरह से क्रॉस में है, आपकी दिशाएं यहाँ आ जाती है, इस तरह से क्रॉस हो जाती हैं, तो यहाँ क्या होता है अधिक सिद्ध भूमि में क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये पोर्शन बढ़ गया और ये जो देवता है यहाँ कट गए। ये जो देवता है ये रोग नाग ये देवता यहाँ पे कट जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन ये इस तरह का प्लॉट है ये क्रॉस इसमें, तो यहाँ पे जो है ये देवता यहाँ कट जाते हैं, तो इस देवता के रिजल्ट आपको भविष्य में नहीं मिलेंगे कभी भी, चाहे फिर इसके ऊपर आप कितना भी अच्छा वास्तु के हिसाब से आप भवन बनवा लो, मगर इसका जो फल है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सखी का है, ये जो है ये देवता जो कट गए उसका फल आपको कभी नहीं मिलने का। तो यहाँ हमें ये बताया गया है कि किस तरह की भूमि में हमें निवास करना चाहिए। तो इस भूमि को हमें दीक्षुद में रूपांतरित करके फिर उसके ऊपर निवास करना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में जैसा आपने बताया कि ऐसा प्लॉट मिलना भी मुश्किल है, शायद मिल भी जाए या नहीं भी मिले, तो नहीं मिलता है, वो अधिक शुद्ध प्लॉट है, तो उसे हम दीक्षुद में परिवर्तित कर सकते हैं, प्रोसेस है उसका। तो वो हम फिर आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। उसी तरह हमें मेरी आवाज आ रही है राकेश जी, पूजा जी, आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। बराबर। तो उसी तरह हमें वास्तुशास्त्र में वो भी देखना है कि खनन विधि जो है वो एक मिनट,
एक मिनट, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। आपको स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। आपका फोटो आ रहा है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। अब दिख रही है? हाँ सर, आ रही है, स्क्रीन आ रही है। उसी तरह हमें, जैसा हमने देखा अधिक शुद्ध और शुद्ध में, अभी हमारे पुराणों में तो इसमें काफी उल्लेख किया हुआ है कि घर बनाने के लिए जो नींव की खुदाई होती है वो किस दिशा से आरंभ करनी चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें राहु मुख यानी वास्तु पुरुष के मुख का ज्ञान होना चाहिए। वास्तु पुरुष का मुख, पीठ एवं पूंछ की स्थिति भूखंड में किस दिशा में है वो हमें जान लेना अति आवश्यक है। जब आप नींव डालते हो, नींव की खुदाई करते हो, तब यह जान लेना आवश्यक है कि वास्तु पुरुष का मुख उस समय किस तरफ है, जिसे राहु मुख कहा गया है शास्त्रों में। यानी जो वास्तु पुरुष है एक सर्पाकार रूप से पूरे भूमि में लेटा हुआ रहता है। तो हर 3 महीने में उसकी सिचुएशन बदलती है। जैसे 3 महीने में ईशान में है, 3 महीने में फिर वायव्य में आएगा उसका मुख, 3 महीने में नैऋत्य में आएगा और 3 महीने फिर अग्नि में आएगा। तो जिस समय हमें खुदाई हम करते हैं, यानी नींव की जब हम पहली खुदाई करते हैं, पहला फावड़ा लगाते हैं, तब हमें यह ध्यान में रखना जरूरी है कि राहु यानी वास्तु पुरुष का मुख, पीठ एवं उसकी जो पूंछ है यानी पीछे का भाग जो है पूंछ का, यह भाग कौन सी दिशा में आता है वो हमें ध्यान में रखना है। वास्तु पुरुष वास्तु शास्त्र जो है हमें सावधान करता है कि खनन प्रारंभ करते वक्त हमें वो ध्यान में रखना है कहीं राहु के किसी अंग पर प्रहार न हो जाए, यानी मुख पर, पीठ पर या पूंछ पर। नहीं तो आपको दिक्कतें आएगी। जैसे हमने खनन करना शुरू किया और यहां से शुरू की, तो राहु यानी वास्तु पुरुष का यहाँ मुख है और आपने यहीं से शुरुआत की, तो आपको यहाँ दिक्कतें आएगी। या आपने यहाँ से शुरू की वायव्य से, तो इसका पेट है यहाँ पे, पीठ है उसकी। या आपने नैऋत्य से अभी शुरू की, तो यहाँ उसकी पूंछ है। तो हमें यह ध्यान रखना है, वास्तुशास्त्र हमें यह कहता है कि जब आप खनन करते हो यानी पहले नींव शुरुआत करते हो, उस समय आपको यह देखना है कि वास्तु पुरुष यानी राहु कहीं उसका मुख, पीठ या पूंछ तो नहीं है। तो जिस समय मान लो उसके अंग पे यहां आपने वार किया, उससे रिलेटेड तकलीफें आपको जीवन में रहेगी भवन बनाने के बाद। फिर चाहे उसके ऊपर आप कितने भी अच्छे वास्तुकार से भवन बनवाओ, उसका कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये हर 3 महीने में इसकी सिचुएशन यानी इसकी दशा चेंज होती है। राहु वास्तु पुरुष की 3 महीने में वो पूरा डिटेल में हम स्टडी फिर आगे करेंगे। यहाँ हम कुछ मूलभूत सिद्धांतों की बात कर रहे हैं कि ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं वास्तु का काम करते हो या वास्तुशास्त्री हो, शायद आपसे कई लोग कंसल्टेंट भी करते हो, और हम इस बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो उन्हें अच्छा लाभ दे पाएंगे हम। इन बातों का ध्यान शायद हमने न रखा हो और हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हमने उसको भवन बनवाने के लिए प्लानिंग कर ली है, इस पर अभी हमारा जो मॉडर्न वास्तु है उस तरह से यदि हमने बनवा लिए प्लान, मगर इस बात का हमने ध्यान न रखा और खनन
किसी भी वक्त किया, या ज्यादा में ज्यादा क्या देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, मगर उस समय देखना जरूरी है कि राहु मुख कहाँ है, यानी वास्तु पुरुष का मुख किस दिशा में है, उसका पीठ कहाँ है, उसकी पूंछ कहाँ है, तो उस दिशा में वार न हो, ये हमें ध्यान रखना है। नहीं तो काफी मुश्किलें आपको आएगी यदि इस बात का हमने ध्यान नहीं रखा तो। और इसका वर्णन पुराणों में भी है और हमारे वेदों में भी है। ये स्टेप जरूरी है पहले, इसके ऊपर फिर सर मुझे पूछना है कुछ। एक मिनट मैं खत्म कर लूं, उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन है ना वो आप कीजिएगा, ठीक है। ये हमारी खनन विधि हो गई, उसका सविस्तार फिर हमने क्लास में पूरा डिटेल में उसका वर्णन करेंगे। मगर यह टॉपिक आपको बताना ये जरूरी था कि ये बात को भी हमें खास ध्यान में रखना जरूरी है। खनन विधि जो है, पाया विधि जो है, हमें कब करनी चाहिए और किस दिशा से करनी चाहिए। उसी तरह हम वास्तुशास्त्र कहता है कि गृह निर्माण के समय हमें नक्षत्र और मासों का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी महीनों का भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे हिंदू महीने हैं, पौष, आषाढ़ मास, वैशाख, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि चैत्र मास में हमने नया घर बनाने की शुरुआत की, प्रारंभ किया, तो जातक जो है उसका जीवन हमेशा रोगमय ही रहेगा, उसको कोई ना कोई बीमारी आती ही रहेगी। फिर चाहे आप कितने भी वास्तु उपाय करवा लो, वो दिक्कत जाने वाली नहीं है। उसी तरह ज्येष्ठ मास में यदि आपने आरंभ किया घर बनाना, तो वहां मृत्यु तुल्य कष्ट आपको आएंगे। यहाँ कोई भी वास्तु उपाय रेमेडी आपको काम नहीं आएगी, क्योंकि जो गलती हो चुकी है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। कोई वास्तुशास्त्र ये कहता है कि ये मैं आपको रेमेडी से करवा दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल हो नहीं सकेगा। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। यदि आपने ज्येष्ठ मास में घर बनाना प्रारंभ किया तो, या आज के जमाने में क्या है कि फ्लैट मिलते हैं तैयार, आपने उस समय यदि एंट्री कर दी उस घर में, फ्लैट या बंगलोज रेडीमेड लेके, तो भी आपको यही दिक्कत आएगी, यही प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद फिर यदि आप कोई वास्तु उपाय करवाते हो, आपको दिक्कत तो आ रही है, उसमें जाने से रहने से बाद में पता चलेगा आपको, 1 साल 2 साल 3 साल रहने के बाद में, तब जाके आप किसी सलाहकार की सलाह लेते हो। मान लो कि आपको ज्येष्ठ मास में आपने उसमें एंट्री कर दी, अच्छा मुहूर्त भी देख लिया भले, मगर वो ज्येष्ठ मास था, आपने 2-3 साल उसमें रह लिया, आपको कष्ट होना शुरू हो गया। आपने किसी वास्तुशास्त्री को बुला लिया, बड़े से बड़े वास्तुशास्त्री ने, सब उसमें बैलेंस कर लिया, पंचतत्वों से बैलेंस किया, हिट थियरी लगा ली, सब ऑयल भी लगा दिए, पिरामिड भी लगा दिए, फिर भी आपको वो दिक्कत नहीं जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है वहां। उसी तरह यदि मान लो अश्विन मास ने आपने प्रारंभ कर दिया, तो घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे ही, उसका कोई उपाय नहीं है। यानी अश्विन मास में यदि आप ग्रह प्रवेश करते हो या ग्रह बनवाना शुरुआत भी करते हो, तो आपको घर में हमेशा लड़ाई झगड़े रहेंगे। यहाँ कोई वास्तु उपाय आपको काम नहीं आएगा। उसी तरह हमें ग्रहों का भी विचार करना चाहिए। जिस समय हम ग्रह निर्माण करते हैं, उस समय गोचर में, आप ध्यान से सुनिएगा, जिस समय आप ग्रह निर्माण की शुरुआत करते हो, उस समय गोचर में यदि सूर्य अशुभ है या पीड़ित है, तो हमेशा पीड़ा रहेगी आपके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, जिस समय आप ग्रह निर्माण की शुरुआत कर रहे हो, उस समय आपने गोचर की कुंडली बना ली, उस समय आपने देखा कि सूर्य पीड़ित है या अशुभ है, तो आपको, यानी जो जातक है उसे, जिसका मकान है उसे हमेशा जीवन में पीड़ा रहेगी, खुद को पीड़ा रहेगी, तकलीफें रहेगी। और यदि चंद्रमा पीड़ित है, तो पत्नी को हमेशा तकलीफ रहेगी। उसी तरह यदि शुक्र पीड़ित है गोचर में उस समय या अशुभ है, तो आपको हमेशा धन का व्यय होगा, लक्ष्मी नाश होगी वहां। उसी तरह यदि आप
उस समय बुध पीड़ित है तो पुत्र को हमेशा तकलीफें आएगी। यदि और साथ में हमें उस समय के जो दशा अंतरदशा स्वामी जो है, जातक की कुंडली में जो दशाएं चल रही है उस समय, वो हमें देखना है कि उसकी जो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर चल रही है, उसके जो स्वामी है यदि वो पीड़ित है और उस समय आपने ग्रह प्रवेश किया या ग्रह बनाना शुरुआत की, तो जीवन भर आपको कष्ट रहेगा। उसके ऊपर चाहे आप कितने भी वास्तु उपाय कर लें, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कुछ बातें हैं हमें खास ध्यान रखनी है। एज ए वास्तुशास्त्र यदि आप कंसल्टेंट हैं तो मेरा आपसे सुझाव है कि इन बातों को पहले आप ध्यान में रखिए। उसके बाद जो अभी मॉडर्न वास्तु हैं वो आप ऊपर अप्लाई कीजिए। और जब तक मुझे ज्ञात है तब तक मैं समझता हूं तब तक कि अभी जो मॉडर्न वास्तु में जो लोग वास्तु सिखाते हैं या क्लासेस करवाते हैं या, तो उसमें शायद इस चीजों की कोई चर्चा नहीं होती है। जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है इसको कोई बताता नहीं है। आपने कितने भी अच्छे तरह से समझ लिया वास्तु, सब दिशा का आपको ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, मगर आपने एक गलती यहाँ कर दी, ऊपर जो आप भवन बनवाओगे एज पर वास्तु, तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी बात नहीं है, ये हजारों साल पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है। वो मैं से आपको वो सागर, वो वास्तु रूपी जो सागर है उसमें से कुछ निकाल के मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और उसी के लिए हमने इस क्लास, अभी जो हमारा जो क्लास आने वाला है फंडामेंटल ऑफ वास्तु, इसी बेस पे है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक ऊपर वास्तु पे हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मान लो आपने वास्तु में पीएचडी भी कर ली, अच्छा वास्तु भवन बना लिया आपने, आपको नॉलेज भी हो गया, और मगर आपने क्लाइंट को बताया नहीं कि भाई आप इस महीने में या इस समय आप घर बनाना शुरू करोगे तो नुकसान होगा। अभी मान लो उसकी महादशा चल रही है, उसका जो स्वामी है वो पीड़ित है, तो क्या करोगे आप? उसको जीवन भर कष्ट रहना ही है। चाहे कितना भी अच्छे वास्तु से आप घर बनवाओ, चाहे कितनी भी अच्छी रेमेडी करो, उसके ऊपर आपको बहुत दिक्कतें आएगी ही। उसी तरह वास्तुशास्त्र हमें कहता है कि हमें तिथियों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, एक एक बात को आप गौर से समझिए। हमें हमारे पुराणों में ये सब लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि हमें ग्रह निर्माण के समय तिथियों का भी ध्यान रखना है। जैसे रिक्ता तिथि है, चौथ, नौम और 14, 4, 9 और 14, जो ये रिक्ता तिथि हो गई। हमारी तिथियां होती है ना, एकम, दूज, तीज, उसी तरह चौथ, नौम और 14, इसमें ग्रह आरंभ कभी नहीं करना चाहिए, तो दरिद्रता ही आएगी। जो लाल किताब जानकार है वो भी शायद जानते हैं कि ये जो रिक्ता तिथियां हैं, 4, चौथ, नौम और 14, उसमें कोई उपाय नहीं करते हैं। लाल किताब में भी हम उपाय नहीं करते हैं उसके, तो इसे हम रिक्ता तिथि कहते हैं। उसका वर्णन हमने वेदों में भी है और हमें क्लास में भी डिटेल से करेंगे क्यों नहीं करना चाहिए। तो इस तिथि में यदि ग्रह आरंभ आप करते हो तो आपको दरिद्रता ही मिलेगी, यानी जातक जो है उसे दरिद्रता ही मिलेगी। फिर चाहे कितने भी अच्छी जगह पे, वो अच्छे प्लॉट पे वो वास्तु भवन का निर्माण करे, उसके जीवन में दरिद्रता आएगी ही। यहाँ कोई वास्तु उपाय काम नहीं आएगा। उसी तरह वास्तुशास्त्र हमें कहता है कि हमें तिथियों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह यदि मान लो आपने अमावस्या में गृह प्रारंभ किया, ध्यान से सुनिएगा, उसी तरह यदि आपने अमावस्या में यदि गृह प्रारंभ किया तो घर में हमेशा, उस भवन में हमेशा गर्भपात के किस्से बनते ही रहेंगे, गर्भपात होते ही रहेंगे। अमावस्या के दिन ग्रह प्रवेश, यहाँ नया ग्रह बनाने की जब हम शुरुआत करते हैं उस दिन, तो गर्भपात की दिक्कतें या शिकायत उस घर में हमेशा रहेगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो सर एक बात यहाँ पूछना चाहते थे कि जैसे जो लोग घर का रेनोवेशन कराते हैं, दोबारा तोड़वा के कुछ पार्ट को बनाते हैं, उसके लिए भी मूर्ति की जरूरत होती है? सब रिनोवेशन अलग चीज है, अलग वस्तु है, अलग टॉपिक है रिनोवेशन का। यह गृह प्रवेश यदि आप प्लॉट के ऊपर नया घर बनाते हो, या मान लो आपने कोई नया फ्लैट लिया है, नया भवन लिया है, उसमें यदि आप एंटर होते हो, उस दिन की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। ये रिनोवेशन की वो बात। चाहे बने बनाया हो तो बने भी। बना आपने बने बनाया लेके आप घर में तो आप एंटर हो रहे हो ना लेके। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन यदि अमावस्या है तो गर्भपात होना निश्चित है। निश्चित है, घर में ये सिलसिला चलता रहेगा, एक एक केस नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। या उस घर में ज्यादातर ऐसे गर्भपात के किस्से होते रहेंगे। अच्छा, ओके। उसी तरह हमें नक्षत्र का भी ध्यान रखना है। देखिए बहुत बहुत बारीकाई से हमें ये देखना होगा। सिर्फ वार, तिथि, नक्षत्र, इन सब बातों का हमें ध्यान रहे, ग्रहों का भी ध्यान रखना है। उस समय कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा है, उसके जो स्वामी है उसकी स्थिति क्या है, ये सब मेल मिलाप करके आपको वहां देखना है कि किस समय हमें ग्रह आरंभ करना है। सर तो इसमें जैसे हम आगे बढ़े टॉपिक। सर इसमें जैसे आपने पहले बोला, एक मिनट सर, इसमें आपने जैसे पहले बोला कि आपको गोचर में पहले देखना है, गोचर की प्रश्न, गोचर की कुंडली यानी प्रश्न कुंडली ही हुई ना। प्रश्न कुंडली में अगर सूर्य चंद्र पीड़ित है उसको पहले हम देखेंगे, जी, और फिर वो उसी बंदे की जिसका भी जातक है उसकी लग्न लग्न कुंडली में देखेंगे, उसकी दशा कौन सी चल रही है। दशा अंतरदशा देखेंगे। तो यानी प्रश्न कुंडली पहले लगानी है, फिर उसकी कुंडली लेनी है। जी, तो आपने ओके। गोचर में आपने देख लिया, उस तरह से हाँ। भी हमें आगे बढ़ना है। उसी समय यदि ग्रह आरंभ के समय यदि नक्षत्र में मगा, मूल, पूर्व फाल्गुनी, हस्त, पुष्य, कृतिका या रेवती नक्षत्र हो और साथ में मंगलवार हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, ग्रह आरंभ के समय यदि मगा, मूल, पूर्व फाल्गुनी, पुष्य, हस्त, कृतिका या रेवती नक्षत्र हो और साथ में मंगलवार हो, तो वह भवन में अग्नि से वो भवन जलना ही है, वो भवन में आग लगनी ही है, और साथ में पुत्र भी नष्ट होते हैं। आग तो लगनी है, साथ में पुत्र भी नष्ट होते हैं। वहां पुत्र को भी दिक्कतें आएंगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होगा वहां। इस बात को आप समझ लीजिए। ग्रह आरंभ के समय यदि मगा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी, पुष्य, हस्त, कृतिका या रेवती नक्षत्र हो और साथ में उस दिन मंगलवार हो, तो निश्चित उस भवन में आग लगनी ही है और उसमें पुत्र नष्ट होते हैं, और उस घर में पुत्र नष्ट होते हैं। उसी तरह यदि सूर्य चंद्रमा दोनों कृतिका नक्षत्र में हो, मान लो उस समय उस दिन यदि सूर्य चंद्रमा दोनों कृतिका नक्षत्र में हो, उस समय बनाया गया गृह यानी शुरुआत की गई यदि उस दिन, तो उस भवन में निश्चित आग लगनी ही है। वो अगर आग से जलेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। यानी उसमें आग लगने की घटनाएं बार बार होती रहेगी। उसी तरह यदि उस समय गोचर में हमने देखा कि लग्न में सूर्य है, और उस समय यदि आप नींव खोद रहे हो या नींव लगा रहे हो, तो उस भवन में भविष्य में बिजली गिरना ही है, बिजली गिरेगी ही। जिस समय आप नींव खोद रहे हो, गोचर में आपने देखा, उस समय सूर्य यदि लग्न में है तो बिजली गिरेगी वहां उस भवन पे, भविष्य में कभी भी गिर सकती है, वो गिरेगी। और यदि मंगल लग्न में हो तो मृत्यु निश्चित है या मृत्यु तुल्य कष्ट होंगे। और यदि शनि लग्न में है उस समय दरिद्रता निश्चित है, दरिद्रता आपको आएगी। मान लो उस समय शनि लग्न में है, आपने घर बनाने का शुरुआत कर दी एज पर वास्तु, आप खुद मानो कि आप खुद वास्तु कंसल्टेंट हो, या आपने किसी अच्छे वास्तु शास्त्र से पूरा डिजाइन बनवाया, घर बनवाया, मगर इन बातों को आपने अनदेखा किया,
मान लो गोचर के अंदर शनि है लग्न में, तो दरिद्रता तो रही नहीं है, भले आपने 100% वास्तु के तौर तरीके से नियमों से आपने घर बनाया हो, तब जाके आपको 2 साल 4 साल बाद में जब रिजल्ट मिलेंगे उस भूमि के, उस घर के, तब आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने तो सब ये वास्तु के एस पर वास्तु किया है, तो ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं। फिर हम अलग दिशा में जाते हैं, वास्तु तो मैंने करवा लिया, वास्तु काम नहीं करता है, फिर आप ज्योतिष के पास जाओगे, ज्योतिष को ये मालूम नहीं है गलती हमारी कहाँ हुई, ये हमें पता नहीं है। तो आज बड़े बड़े वास्तु क्लास जो सिखाते हैं लोग, वो भी नहीं बताते इस फंडामेंटल्स को। सिर्फ ऊपर का जो भूमि के ऊपर का जो है वास्तु किस तरह से करना है, वो करना तो बात के स्टेप है, पहले तो हमें ये देखना है कब करना है। वो आप करना है वो बराबर है भूमि के ऊपर, मगर वो कब करना है ये जानना बहुत जरूरी है, और किस भूमि पे करना है हमें ये समझना बहुत जरूरी है, और किस जगह करना है। उसके बाद में हमें वास्तुशास्त्र की जरूरत पड़ती है, या जो वास्तुशास्त्री है वो ये सब जानता हो, तो इस जातक को मुझे कहाँ भूमि दिलवानी है, या उसके पास भूमि है, उसका गुण धर्म क्या है, उसका गुण क्या है, क्या उसके लिए वो पर्याप्त, उसके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देगी उसको। तो हम ये जो हमारा जो उद्देश्य जो है कि हमारा जो वैदिक जो वास्तु का जो कोर है उसे हमें समझना है, और उस पे हमें वास्तुशास्त्र की नींव खड़ी करनी है। तो इस क्लास में जो हमारा आने वाला जो क्लास है फंडामेंटल ऑफ वास्तु, उसमें हमने इसी चीजों पे पूरा डिटेल से पूरा वर्णन किया हुआ है, और आगे जाके उसके रेमेडीज भी हमने दी है कि यदि ऐसा हुआ है तो क्या करना चाहिए हमें, हो तो गया है, तो ये सब हम क्लास में देखेंगे आगे वाले। तो यदि हम इस मूलभूत सिद्धांतों को अनदेखा करेंगे तो हमारा जीवन कष्टमय होगा ही। चाहे हम इस भवन में कितने भी मॉडर्न वास्तु के उपाय कर लें, उसका कोई फायदा हमें नहीं होगा। चाहे आप पंचतत्व से बैलेंस करो, या फिर महंगे महंगे स्टोन लगा लो, जैसे कुछ लोग उपाय देते हैं, मोती है, एमराल्ड है, यानी जो स्टोन है वो भी लगाते हैं, कुछ लोग पिरामिड भी लगाते हैं, कुछ लोग नए नए ऑयल आए हैं वो भी लगाते हैं। हर एक का अपना अपना फायदा है, मगर ये चूक होने से वो उसका कोई यहाँ रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये मेरा अनुभव है, पिछले 22 सालों से मैं वास्तु के फील्ड में हूँ, मैंने भी कई अलग अलग गुरुओं से सीखा हुआ है, मगर ज्यादातर इस बात को कोई उजागर नहीं करता है कि पहला स्टेप जो वास्तु का है वो क्या है। यदि हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि शुरुआत हमें कहां से करनी है, वेदों में है, पुराणों में है, सब जगह ये पहले लिखा हुआ है कि पहले हमारी भूमि परीक्षण होना चाहिए कि वो भूमि क्या उस जातक के लिए उपयुक्त है या नहीं है, उस वर्ण के लिए उसके लिए उपयुक्त है या नहीं है। फिर है तो उस पर हमें कहाँ भवन बनाना है ये देखना है। आपके पास मानो आपने अच्छे से शहर में अच्छी सी जगह पे चौराहे पे घर बनवा लिया, या देवालय के सामने घर बनवा लिया, तो आपका जीवन कष्टमय ही रहेगा, मन की अशांति हमेशा बनी रहेगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है, किसी देवालय के समीप यदि आपका मकान है, चाहे आपने वास्तु के नियमों से बनवाया हो, चाहे उस प्लॉट की कीमत करोड़ों रुपए है, क्योंकि सिटी के हार्ट में है, मानो कि वो पोस्ट एरिया में है आपने, मगर वहां देवालय है, देवालय के समीप आपने बनवा लिया मकान, तो ये दिक्कतें जीवन भर आपको मानसिक कष्ट रहेगा ही। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा जो टॉपिक जो आज का था, यही बताना था कि जो फंडामेंटल्स जो वास्तु के जो कोर है उसे हमें समझना है, उस नींव पे हमें वास्तुशास्त्र के आगे जो भी आप जो सीखा है उस पे आप उसके अप्लाई कीजिए, इसे जानिए आप, इसे समझिए आप। इसमें तो बेसिकली ये पंचांग देखना ही हुआ ना? नहीं, पंचांग अलग बात है। पंचांग में आपको मुहूर्त, पंचांग में सिर्फ आपको मुहूर्त बता देंगे, या तिथि या तिथि है या चौगड़िया बता देंगे, तो सिंपल भाषा में। मगर एज ए वास्तु यहाँ जो हम इस कोर्स की बात कर रहे हैं, जो एज ए वास्तु कंसल्टेंट जो है, जो अभी वास्तु की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे भी ये ज्ञान होना चाहिए ताकि वो अपने प्रैक्टिस में इसको इन्वॉल्व कर सकें, जो आज तक ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। इस चीज को देखते सर, अगर किसी को
2-4 साल के बाद जब दुखी हो जाते हैं उसके बाद आते हैं तो उनको तो याद भी नहीं होता है कि कौन से महीने में गए थे, कौन सी तिथि पे गए थे। तो ऐसे में वास्तुकार को क्या करना चाहिए? उसी के लिए हमारा क्लास है, उसमें उसकी रेमेडीज क्या है उसमें पूरे विस्तार से दिया है। सिर्फ आपका जो प्रश्न है ना उसका जवाब एक सेंटेंस में नहीं हो सकता है, उसका पूरा हम डिटेल में स्टडी करेंगे। मान लो किसने ले ली है भूमि या प्लॉट ले लिया है या घर ले लिया है, उसे पता नहीं है 4 साल बाद कि मैं कब गया हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसका उपाय क्या है, ये सब फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे वहाँ क्लास में। ठीक है, यहाँ तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको कुछ पॉइंट यानी कुछ जो मोती हैं वास्तु के कोर के, वो उस समय अवगत कराऊं ताकि आपको समझ में आए कि वास्तुशास्त्र जो आज हम कर रहे हैं उससे पहले का जो स्टेप है वो क्या है। पहले हमें एबीसीडी सीखना है, उसके बाद में हमें जाके आगे ग्रेजुएशन या जो भी स्टडी करनी है। अभी हम क्या सपने देख रहे हैं, सीधे सीधे 10th और 12th में चले जा रहे हैं, आगे का कुछ हमने देखा नहीं है। तो ये तो हमें बस हमारा मकसद यही है कि हमारा जो आने वाला जो भी जो क्लास है उसमें हम इस बारीकाई से हम इसको समझे इसे। ये तो सिर्फ मैंने आपको दो चार रूल्स बताए हैं, 2-4 फंडामेंटल बताए मैं आपको, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हमें चौखट किस तरह से रखनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी साइज होनी चाहिए, प्लॉट की साइज क्या होनी चाहिए, किस तरह से, तो काफी कुछ है उसमें। फ्लैट रिलेटेड भी कुछ है कि जब हम घर बनाते हैं उसके रिलेटेड ही ज्यादा है? नहीं सब कुछ आएगा, क्योंकि जब फ्लैट हम खरीदते हैं मैक्सिमम टाइम बॉम्बे में ऐसा होता है कि बिल्डर भूमिगत करते हैं तभी शायद हमें कंसल्ट ना करे, पर जो हमारा क्लाइंट हमें बता के लेना चाहता है वो हमें कंसल्ट करे। तो फ्लैट रिलेटेड क्या है इसके अंदर फंडामेंटल नहीं में? सब कुछ आएगा, फ्लैट भी है, जो भी आप फैक्ट्री है, फ्लैट है, दुकान है, सब कुछ इसी में आ जाएगा, इस कोर्स में ही डिटेल में पूरा उसमें हम उसको जानेंगे, चाहे वो फ्लैट हो, क्योंकि आज तो अभी 90% केस में तो फ्लैट ही हो गए हैं। हाँ, तो उसी की भी हम बात करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी तो लैंड लेके घर बनाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। वो 10% होता है, 10% केस में मान के चलते हैं कि बराबर है, और 90% में रेडीमेड घर जो है, जो कोई बंगला लेता है या कोई फ्लैट लेता है या कोई रो हाउस से, तो उसके बारे में भी हम डिटेल में इसमें इस कोर्स में हम बात करेंगे। और प्रैक्टिकल रेमेडी के साथ इसकी रेमेडी क्या करनी है फिर उसमें हम डिटेल में हम बात करेंगे उसको। सर तो ये फंडामेंटल में और क्या क्या आएगा? यानी ये तो आपने जो नक्षत्र देखो ये देखो वो स्टार्टिंग की बात है कि इसका नॉलेज है, उसके बाद फंडामेंटल में और क्या टॉपिक्स आएंगे? आप कोर्स कंटेंट में देख लीजिए, काफी कुछ दिया हुआ है, 20-22 टॉपिक है उसके ऊपर। हाँ, कोर्स कंटेंट आपके पास नहीं है तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसमें देख नहीं है सर, इसीलिए। हाँ, मैं उसमें कोर्स कंटेंट में डाल दूंगा, डाला भी है ग्रुप में, फिर भी आपको डाल दूंगा। और यदि किसी कोई क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, ठीक है, तो वो आप ग्रुप में डालो, उसका भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 30-40 मिनट के लिए अभी थोड़ा सा ही रखा हुआ था कि आप सबको थोड़ा सा अवगत करा दूं कि किस किस पॉइंट पे हम आगे चर्चा करेंगे हमारे क्लास में। यदि आपके कोई भी क्वेश्चन हो इस क्लास के रिलेटेड, तो जो हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है ना उस ग्रुप में भी डाल दीजिए। ठीक है, तो उसका जो है ना आंसर सबको मिल जाएगा। ठीक है, आपके मॉडर्न वास्तु के रिलेटेड हम उसको लिंक करके चलेंगे कि इसके बाद हमें क्या करना है। पहला स्टेप तो यही है, इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप आता है, तो उसको हम मर्ज करके फिर आगे चलेंगे। और ये 14 से 16 क्लासेस होंगे इसके अप्रोक्सीमेट। सैटरडे संडे का ही होगा। 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 23 तारीख को गुरुवार है। वो गुरुवार इसलिए रखा हुआ है कि उस दिन जो नक्षत्र है उस दिन से स्टार्ट करने से जो भी पार्टिसिपेंट है वो नॉलेज उन्हें अच्छी तरह गेन हो जाए, वो अपने जीवन में अच्छी तरह से उतार सकें और उसका वो मैक्सिमम फायदा ले सकें। इसलिए हमने उस दिन उस क्लास की शुरुआत रखी है। बाकी सैटरडे संडे 2 दिन रहेगा वीक में, 11 से 12 1 घंटा अप्रोक्सीमेट।
और 14 से 16 क्लासेस रहेंगे इसके। ठीक है, इसके बाद इनके समझो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 1-2 क्लास बढ़ सकते हैं, कोई एंड वो नहीं है कि 13, 14 या 16, जब तक। सर तो इसमें एस्ट्रो वास्तु का भी सारी चीजें लिया जाएगा? नहीं, ये एस्ट्रो वास्तु नहीं है यहाँ, ये एस्ट्रो वास्तु से पहले यही आएगा। ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मान लो आपने एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, चाहे कितने भी आप, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया, मान लो कि आपने अमावस्या को घर में एंट्री कर ली नया फ्लैट में ही, हाँ वो तो गलत ही होगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बराबर है। उसके बाद आपको दिक्कत आई 2-3 साल, उसके बाद में आप किसी वास्तु शास्त्री के पास गए, आप खुद वास्तु शास्त्री हो, आपने फिर वहाँ एस्ट्रो वास्तु से आपने वहाँ देख लिया, कुछ हीटें देख ली, बराबर है, और नेगेटिव हीट है उसको पॉजिटिव कर दी, तो वहाँ उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये समझना जरूरी है। और आपने देखा भी होगा, और या आपके जान पहचान में कहीं वास्तु शास्त्री भी होंगे जो एस्ट्रो वास्तु का काम भी करते होंगे, उससे भी आप पूछ लेना। कभी कभी होता है कि हमने अच्छी मेहनत करके अच्छा काम करने के बाद भी हमें रिजल्ट नहीं मिलता, या बहुत कम रिजल्ट मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, तो वो रीजन वो नहीं जान पाते, क्योंकि उन्होंने तो अपने हिसाब से सही किया हुआ है, गलत वो नहीं है। गलती कहाँ हुई है, आगे हुई है, मगर वो उन्हें नहीं मालूम है कि गलती कहाँ हुई है। उन्होंने अपने तरीके से सही किया है सब, और रिजल्ट न मिलने का वजह ये भी एक हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आप सभी से मैं विदा लेता सर हूं। क्या ये वीक में सैटरडे संडे ना रख के वीक डेज में हम इसको रखे और 3 से 4 दिन रख के इसको कर सकते हैं फटाफट से ऐसे? क्योंकि ये सर मैं भी ये बोलने लगी सैटरडे थी। संडे वाज टू लेंदी देन, बहुत मैं भी लंबा सर ये खिंच बोलने जाता लगी है थी। सर। हाँ सर, मैं भी ये बोलने लगी थी अभी कि हम वीकडेज में रख लेते हैं इसको, 4 डेज अ वीक रख लो चाहे तो, ताकि ये 1 मंथ में खत्म भी हो जाए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, इतना एक्सटेंड हो जाता है ना कि कई बार कुछ वीकेंड अगर आप अपने काम से बाहर गए हो तो वो इंटरेस्ट भी लॉस हो जाता है, वो फिर लॉस्ट एंड फाउंड चले जाते हैं। एक काम कीजिए, आपके जो सुझाव है ना वो आप ग्रुप में प्लीज हाँ। डालिए, मैं थोड़ा उस पर देखता हूँ। आप जो लोग भी साथ हैं, जो लोग भी करना चाहते हैं, आपका सुझाव उसमें डालिए, और मैं देखता हूँ कि मैं किस तरह से उसे मैनेज कर पाता हूँ। फिर आपसे पर्सनली भी बात करूंगा सबसे जो जुड़ना चाहते हैं उनसे, कि क्या आपको ये टाइम ठीक रहेगा, क्या इस तरह से हम करेंगे। ठीक है, सबको साथ लेके हम चलेंगे। मैं देखता हूँ वो किस तरह से मैं अपना टाइम भी सेट कर पाता हूँ, और आप सबको भी सेट हो, अनुकूल हो, और जल्दी भी खत्म हो जाए। आपका प्रश्न भी ठीक है कि भाई चलो भाई, मैं वीकडे में रख दिया 4-5 दिन, तो वो 1 आध महीने में पूरा क्लास भी खत्म हो जाता है और सर कंटिन्यू हाँ रहता है। जी सर, ठीक है, बिकॉज हाँ अगर सर। हम इसको अगर मॉर्निंग टाइम में रखते हैं जैसे 11 o'clock के टाइम में, तो सुबह का टाइम भी एम्प्लॉय हो गया, और शाम को हमारी अपनी वो 5 बजे वो होती है मेडिकल की क्लास। हम ना ठीक। सुबह जा सकते कहीं, ना ना हम शाम को जा सकते हैं, तो बीच के टाइम में हम फंस जाएंगे ना बिल्कुल ही। इसी वजह से मैं भी ये बोलने लगी थी, हेतल मैम ने पहले ही बोल दिया। नहीं यानी बेटर है ये। आपको सैटरडे संडे को शूट नहीं हो रहा है, ऐसा कहना है आपका? हाँ सर सर, जैसे संडे हाँ एक जी। ही हमको मिलता है बाहर जाने के लिए, वो टाइम पे दोनों टाइम क्लास होती है ना, तो पूरा दिन हम ऑक्यूपाई हो जाते हैं। हाँ सर, और ऊपर से ना अगर हस्बैंड बच्चे हाँ दोनों तभी फ्री होते हैं। एंड सर, और दूसरी बात ये है कि अगर सिर्फ सैटरडे संडे होगा तो मोनोटोनसली देखा जाए तो ये बहुत 2 महीने ना खिंच जाती है क्लास। आप 4 डेज अ वीक लोगे तो 3-4 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। दैट इज बेटर, उसके बिकॉज हम बाद लोग हम ये कर सकते हैं कि वंस अ मंथ हम एक सेशन रख सकते हैं, जहां पे किसी की क्वेरी है तो जूम पे वो अच्छे से, जैसे अभी बातचीत हो रही है वैसे क्लियर करे। हाँ, दिस इज वो ऑल्सो एक गुड ऑप्शन। ऑप्शन अच्छा होता है कि चलो 1 महीना आपने काम किया, कुछ नहीं समझ रहा तो आप उसके ऊपर काम करो। ये ऐसा हो जाता है ना कि इतना लंबा गैप हो जाता है कि आपको कई बार आप वो टॉपिक से ही छूट जाते हो, आपको ये फील नहीं होता है कि अभी इसको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, मेरा मकसद गैप देने का ये था कि जो आपने 2 दिन सीखा हुआ है ना, उसको आप कवर कर सको। एक साथ में मिल जाएगा सब, तो फिर आप शायद उसको रिवाइज ना कर पाओ, यानी स्टडी इतना ना पाओ। ऑल्टरनेटिव भी रख सकते हैं ना सर, मंडे रखा, फिर वेनेसडे रखा, फिर फ्राइडे को रखा, फिर वापस चलो 3 दिन रख लेते हैं, तो 3 दिन ऐसे एक एक ब्रेक के साथ, तो जिसको होमवर्क करना है उसको समझ में आएगा, टाइम मिलेगा कि हाँ होमवर्क करो, नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट सेशन में पूछ लो।
हाँ ठीक है, चलो मैं सोच के आपको फिर ग्रुप में डाल देता हूँ, टाइमिंग जो भी है। आपका कहना ये है श्योर। रेगुलर वीक में 3-4 दिन हो जाए ताकि जल्दी तीन खत्म भी चार हो दिन जाए। हो जाए, फटाफट से और खत्म हो जाता है। और टाइमिंग 11 से 12 या दिन में चलेगा या शाम को 5-6 का चलेगा, कैसे चलेगा आपको? नहीं, 5-6 का नहीं सर, वो फिर हमारी भी शॉप वगैरह है, तो 11 to 12 इज फाइन। आप सब लोग देख लीजिए किस तरह से हाँ करना सर। है। टाइमिंग का मुझे ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उसमें सेट कर लेता हूँ, अपना प्रोग्राम भी उसमें सेट करूंगा और आपको भी अनुकूलता हो वो मैं देखूंगा उसमें। ठीक जी है सर, ठीक है सर, ठीक है थैंक यू सर। पूजा जी जी, सर, कैमरा ऑन कीजिए थैंक प्लीज। यू। सर मैं किचन में काम कर रही हूँ मैं। तो आप मेरे किचन में क्या बना रहे हैं ये तो बताइए। सर मैं फुलकियाँ बना रही हूँ और मेरी पॉकेट में फोन है अच्छा और मैं कानों में एयर प्लग लगा के बात कर रही हूँ। ठीक है ठीक है। मंगेश जी हैं, सुन रहे हैं? है ना साहब, है। साहब एक बार आपका मुखड़ा दिखा दीजिए। हाँ जरूर जरूर, कल क्यों नहीं। मिले, कल फिर हमें मिलना ही है, फिर भी आज देख लो आपसे। हाँ सर। ओके ओके। कल कल 11 बजे फिर मिलते हैं। हाँ हम्म। और ठीक है, अपने जो भी सुझाव हैं आप मुझे ग्रुप में डाल दो, मैं भी आपका टाइम देख लेता हूँ। ठीक है ओके। ठीक है सर। और कोई नए लोग हैं तो कृपया अपना जो भी सुझाव है आप देना चाहें। आप धर्मेंद्र जी हैं, फिर RA कौन है, कृपया बताएंगे अपना नाम पूरा। RA कैमरे पे आएंगे सर। RA कौन है सर? RA साहब कौन है? ठीक है चलो, शायद वो सुना ही नहीं दे उनको। ठीक है चलो, हम कल मिलते हैं और ठीक है सर। आपका सुझाव ठीक इस है। पे डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक सर। थैंक थैंक यू सर। नमस्ते। यू सर। आप सभी का स्वागत, नमस्ते। चलो कल फिर थैंक यू। मिलते हैं। थैंक यू। ओके ओके।